तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे। आइए अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम मूल विधि हम संविधान को पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। काफी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। आप देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके सीधे यूपीएससी की एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न देखिए, फालतू प्रश्नों के पढ़ने से बेहतर है कि कम प्रश्नों को पढ़िए, उनको बार बार रिविजन करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को काला पैगोड़ा यानी कि श्याम पैगोड़ा कहा जाता है? किस मंदिर को काला पैगोड़ा कहा जाता है? बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट। देखिए प्रश्नों को देखिए, उसका आंसर आप बताने का पहले खुद प्रयास करिए। ठीक है, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो किस मंदिर को काला पैगोड़ा कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोड़ा कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया बताइए? तो इसका निर्माण करवाते हैं गंगवंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम। कौन? नरसिंह देव प्रथम, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम जो है इसका निर्माण करवाते हैं 13वीं शताब्दी में। कब करवाते हैं? 13वीं शताब्दी में करवाते हैं। यह मंदिर कहाँ पे स्थित है बताइए? यह मंदिर स्थित है आपका उड़ीसा में, है ना। अगर आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे दर्शन करने तो कोणार्क भुवनेश्वर वगैरह गए होंगे, तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इसको काला पैगोड़ा यानी कि ब्लैक पैगोड़ा क्यों कहते हैं? तो जो यूरोपीय नाविक थे इसको समुद्र से देखते थे। किससे देखते थे? समुद्र से। ठीक है, और यह जो है लैंडमार्क भी था वहाँ उस समय, उस जमाने का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो यूरोपीय नाविक थे वो समुद्र से इसको देखते थे, तो वो ये जो है काले गहरे मतलब काले पत्थर जैसा दिखता था, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा कहें वो लोग कहें। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें जो है 24 अलंकृत पत्थर और 7 घोड़े भी शामिल थे, है ना। काफ़ी बड़े बड़े पहिए वहाँ पे बने हुए हैं, अगर आप देखेंगे जाके। ठीक है, हम तो गए हैं वहाँ पे। तो किस मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है ना। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 24 अलंकृत पत्थर और 7 घोड़े हैं, है ना। यूरोपीय नाविकों ने इसे ब्लैक पैगोडा कहा। क्या कहा? ब्लैक पैगोडा कहा। ठीक है, ये चीज़ याद रखा। अच्छा, कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। कब किया गया है? 1984 में। कब किया गया है? 1984 में। कोणार्क नाम की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो कोणार्क नाम की व्युत्पत्ति कोण प्लस अर्क यानी सूर्य से हुई है। ठीक है, अच्छा कुछ अलग भी प्रश्न इसमें पूछे गए। देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर से आपका माउंट आबू राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर, है ना, प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का जो श्रेय है वह किनको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ये सब प्रश्न याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और प्रश्न याद रखिए। देखिए यहाँ पे आपका सूर्य मंदिर दिख रहा होगा, है ना। उड़ीसा का सूर्य मंदिर यहाँ पे दिख रहा होगा। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर भी है ना, जगन्नाथ मंदिर भी है। और इधर देखिए महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर है, महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर है। इधर देखिए, और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है ना, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। और आपका अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। उत्तराखंड में आपका केदारनाथ मंदिर हो जाएगा। आपके उत्तर प्रदेश में भी प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर आप तो गए ही होंगे, है ना। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू में पड़ता है ना। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, आप उत्तराखंड में पड़ता है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओमकारेश्वर आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। महाकालेश्वर आपके उज्जैन में पड़ता है। नागेश्वर आपके गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ आपके गुजरात में पड़ता है ना। जो ये सब सारे ज्योतिर्लिंग हैं। नासिक में आपके त्र्यंबकेश्वर पड़ता है। देवघर ये आपके वैद्यनाथ आपके झारखंड में पड़ता है। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना। भीमाशंकर आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। और आपके रामेश्वरम ये तमिलनाडु में पड़ता है। घृणेश्वर महाराष्ट्र औरंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ के, तो इनको भी आपको याद रखना अति आवश्यक है ना। बाकी भारत के 51 शक्तिपीठ हैं। भारत के 51 शक्तिपीठ है जो आप यहाँ पे हैं। ज्वालामुखी हिमाचल, चामुंडा कांगड़ा, हिंगलाज आपके पाकिस्तान, है ना। संगीत वहाँ पे पड़ता है। महाकाली उज्जैन, तारापीठ पश्चिम बंगाल, ये सब जो है 51 शक्तिपीठ है जिनके दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लाइव। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न से पहले कुछ और प्रश्न जो आपके यूपीएससी में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं, है ना। इसका आंसर तो आप बता ही देंगे। इसका आंसर तो बता देंगे कि भारत के किस मंदिर को गोल्डन पैगोडा कहिए या फिर ब्लैक पैगोडा कहिए, किस नाम जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर आपके हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका असम गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम गुवाहाटी में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।
तो अब चलते हैं पहले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा ये तो हिंदी का क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। तो चलिए एक हिंदी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप बताइए इसका आंसर। आपको हिंदी तो आती होगी है ना, बहुत तगड़े लेवल पे। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में सही क्रम में नियोजित करिए। कौन कौन है आपके? हैं कबीर है ना, कबीर हैं, नामदेव हैं, मीराबाई हैं और गुरु नानक हैं। कबीर, नामदेव, मीराबाई, गुरु नानक, इनको आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है। देखिए कबीर जो हैं ये कब से कब तक थे? तो ये थे आपके 1398 से लेकर 1518 तक। कब थे? 1398 से लेकर 1518 तक थे, ठीक है। ये इनको निर्गुण संत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गुण संत बोलते हैं ना, निर्गुण संत। ये जाति पाति अंधविश्वास के विरोधी थे। कौन? कबीरदास जी। नामदेव की बात करें, अगर नामदेव की बात करें तो नामदेव जो थे ये आपके 1270 से लेके 1350 ईस्वी तक थे। कब थे? 1270 से लेके 1350 ईस्वी तक थे, है ना। ये महाराष्ट्र के मतलब महाराष्ट्र के काफ़ी जो है फेमस भक्ति संत थे, ठीक है। ये विट्ठल के भक्त थे। और ये किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये जो नामदेव थे ये वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, है ना। महाराष्ट्र के काफ़ी मतलब फेमस संत थे। रही बात मीराबाई की, तो मीराबाई बताइए कब से कब मतलब ये थी? ये आपका जो है 1498 से लेकर 1546 तक, 1498 से लेकर 1546 तक थी, है ना। ये कृष्ण के काफ़ी मतलब आप समझ लेते हैं ना, कृष्ण के प्रेम में एकदम प्रमुख संत थी भक्तिकालीन उस समय, है ना, मीराबाई। गुरु नानक की बात करते हैं। गुरु नानक की बात करते हैं। गुरु नानक जो है आपका ये थे 1469 से लेके 1539 तक, 1469 से लेके 1539 तक, है ना। ये सिख धर्म के संस्थापक भी थे, है ना, सिख धर्म के प्रवर्तक भी थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और ये सिख धर्म के प्रथम गुरु भी थे। तो अब इनको कालानुक्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं कि कबीर पहले आएंगे कि नामदेव आएंगे, मीराबाई आएंगे कि गुरु नानक आएंगे। तो पहले नंबर पे कौन आते हैं बताइए? पहले नंबर पे आपके आते हैं 1270, यानी पहले आ जाएंगे रामदेव नहीं भाई, नामदेव, है ना। पहले कौन आएगा? पहले आएंगे नामदेव। नामदेव के बाद कौन आ रहे हैं बताइए? नामदेव के बाद कौन आ रहे हैं? कबीर, है ना। नामदेव के बाद कबीर आ रहे हैं। कबीर के बाद आपके गुरु नानक आ रहे हैं। और गुरु नानक के बाद आपके मीराबाई आ जाएंगी। तो 2143 इज अ राइट आंसर। इसमें कौन सा हो रहा है? 2143, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन सी। ये चीज़ याद रखिएगा, ओके सर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रश्न, ये सब प्रश्न जो है आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या था? गुरु नानक का जन्म स्थान क्या था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान था तलवंडी, ननकाना साहिब, पाकिस्तान जो अब पड़ता है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। मीराबाई के गुरु के रूप में किस संत का उल्लेख मिलता है? तो संत रविदास, बोले तो रैदास को मिलता है। नामदेव के पद किस प्रमुख सिख ग्रंथ में संकलित है? आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कबीर की वाणी किस सिख धर्म ग्रंथ में भी संकलित है? आपका आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी दूसरे गुरु कौन बने थे? आपका गुरु अंगद बने थे, है ना। एक हिंदी का क्वेश्चन इसमें मिस्टेक से आ गया था, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न बताइए, इसका आंसर बताइए आप। कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, अच्छा लेखक हैं, उनकी कृतियां हैं, लेखक हैं, उनकी कृतियां आपको मिलान करना है। तो भाई किसकी कौन सी कृतियां, ये आपको बताना है। तो देखिए जो बंकिम चटर्जी हैं इनका तो आनंद मठ ही है, आनंद मठ ही है, एकदम सही है। माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, इनका कौन सा है? तो इनका हो जाएगा इनका तो द कैप्टिव लेडी, ये भी सही लिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये भी गोरा होगा, एकदम सही है। और सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन विंग, तो बहुत बढ़िया हो गया जी। ए बी से एकदम मिल ही रहा है ना, पहले से मैच करके दे दिया है, ठीक है। तो ये तो आपको 4 चांद लग गया, आपके 1 नंबर मिल गया, एक मतलब एक क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करके गोदान उपन्यास किसने लिखा? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? आपके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। मधुसूला कवि किसकी कृति? हरिवंश राय बच्चन की है। रश्मि रथी लेखक, मतलब रश्मि रथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। पद्मावत किसने लिखी? पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी। कुछ और कृतियां हैं, कुछ और कृतियां जिनको याद रखना थी आवश्यक है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अर्थशास्त्र के जिसको बोलते हैं, उनको चाणक्य बोलते हैं। अष्टाध्यायी पाड़नी की है, अष्टाध्यायी पाड़नी की है। राज तरंगड़ी आपका कल्हड़ का हो जाएगा। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का हो जाएगा, है ना। इंडिका आपका मेगस्थनीज का हो जाएगा, ठीक है। हर्षचरित आपका बाण भट्ट का हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का हो जाएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है। और महाभाष्य पतंजलि का हो जाएगा। मृच्छकटिकम शूद्रक का हो जाएगा, मृच्छकटिकम शूद्रक का हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो आपका चंद्रवरदाई का हो जाएगा। किताब उल हिंद अल बरूनी का हो जाएगा। रेहला किसका है? इब्न बतूता का है ना, मोरक्को निवासी। और बाबरनामा तुझको ये बाबरी, बाबर के हो जाएंगे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अकबर नामा अबुल फजल, आईनी अकबरी अबुल फजल, है ना। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। तुगलक नामा
तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है ना, और इसी पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से, है ना। नील दर्पण, नील दर्पण ये आपका दीन बंधु मित्र का है, जिन्होंने जो है नील के किसानों के शोषण पर आधारित यह पुस्तक है। गीता रहस्य आपका बाल गंगाधर तिलक का है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आपके महात्मा गांधी जी का है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जी का है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी का है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये वी.डी. सावरकर का है। किसका है? वी.डी. सावरकर का है ना। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना अति आवश्यक है। देख अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम के जोड़े बनाइए। यमुना का उद्गम कहाँ पे है? कृष्णा का कहाँ पे उद्गम है? गोदावरी का उद्गम कहाँ पे है? और महानदी का उद्गम कहाँ पे है? ये आपको बताना है ना। तो भाई साहब ध्यान से इसका आंसर दीजिए। देखिए जो यमुना का उद्गम है ये कहाँ पे होता है? यमुना का उद्गम पड़ता है आपका यमुनोत्री से। कहाँ से पड़ता है? यमुनोत्री से पड़ता है। और कृष्णा का उद्गम कहाँ पे पड़ता है? यमुनोत्री वहाँ पे बंदरपूंछ चोटी उत्तराखंड से, है ना। यमुना का जो उद्गम होता है वो यमुनोत्री बंदरपूंछ चोटी, कौन सा चोटी पड़ता है? एक बंदरपूंछ चोटी उत्तराखंड, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? तो जो कृष्णा नदी का उद्गम होता है ये आपका महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर के निकट से होता है, महाबलेश्वर के निकट से होता है। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी का उद्गम कहाँ होता है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से। कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक से, त्र्यंबकेश्वर नासिक से। और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर बताइए फटाफट। तो महानदी का उद्गम आपका लास्ट हो जाएगा सिहावा से। कहाँ से हो जाएगा? सिहावा से। सिहावा कहाँ पड़ता है? सिहावा की पहाड़ियाँ होती हैं जो पड़ती हैं आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ भी पड़ती हैं? छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। ए का 4, इसके बाद ए का 4, बी का 3, है ना, बी का 3, डी का 2 और नहीं सी का 3 और डी का 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये इज राइट आंसर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यमुना जो है, ध्यान से देखिए, यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। यमुनोत्री हिमनद से होता है बंदरपूंछ चोटी उत्तराखंड से, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। और यहाँ आपके प्रयागराज में संगम में, यहाँ मतलब इनका संगम में फिर यहाँ से यमुना समाप्त हो जाती है ना। यमुनोत्री से निकलती हैं, प्रयागराज में समाप्त हो जाती है यमुना। रही बात कृष्णा की, तो जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर के निकट से निकलती हैं और जिसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी का उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है ना। महानदी यह जो है सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ से निकलती है, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अन्य संभावित प्रश्न जो आपको याद होने ही चाहिए, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बोलेंगे गोदावरी। क्या बोलेंगे? गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत गंगा बोलते हैं। क्या बताइए? कि बूढ़ी गंगा बोलते हैं, ये आपको बताना है। भारत में यरलुंग जंगमो नदी किस नाम से जाना जाता है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी के नाम जाना जाता है। महानदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? तो आपका हीराकुंड बांध है। कहाँ पे बना है? उड़ीसा में बना है। यमुना नदी पर बने प्रसिद्ध बैराज का नाम बताइए। तो हथनी कुंड बैराज। क्या हो जाएगा? हथनी कुंड बैराज, है ना। देखिए आपके यूपीएससी में काफ़ी सारे प्रश्न नदियों से भी बनते हैं, उनको यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, ये 12 मासी नदियाँ होती हैं। कैसी नदियाँ होती हैं? 12 मासी नदियाँ होती हैं और इनका उद्गम जो है हिमालय या तिब्बत क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? हिमालय या तिब्बत क्षेत्र से होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए नदी का उद्गम आपका गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है, बंदरपूंछ, है ना, बंदरपूंछ चोटी से। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद मानसरोवर झील के पास तिब्बत से होता है। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद मानसरोवर झील तिब्बत के पास से होता है। ब्रह्मपुत्र चिमांग दुंग हिमनद, यह आपका मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम चिमांग युंग दुंग हिमनद मानसरोवर झील के पास से होता है। झेलम का उद्गम जो है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है। चिनाब नदी का उद्गम जो है आपका बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी का उद्गम आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। सतलुज नदी का उद्गम जो है यह राकसताल मानसरोवर झील के पास तिब्बत से होता है। राकसताल मानसरोवर झील तिब्बत के पास होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ध्यान से देखिएगा, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वह किस पर निर्भर करती हैं? जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये आपकी किस पर निर्भर करती हैं? ये आपकी निर्भर करती हैं जो है अधिकतर वर्षा पर निर्भर करती हैं और इनका उद्गम पश्चिमी या पूर्वी घाट से होता है, ये चीज़ याद रखिएगा।
है ना। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? पूर्व की ओर नदियाँ मतलब मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जो पूर्व की ओर नदियाँ हैं, जो पूर्व की ओर नदियाँ हैं, यहाँ पे देखिएगा पूर्व की ओर, देखिए जो पूर्व की ओर नदियाँ वो किधर जाएंगी? इधर जाएंगी, है ना, पूर्व की ओर, ठीक है। और जो पश्चिम की ओर नदियाँ हैं वो पश्चिम की ओर नदियाँ किधर जाएंगी? पश्चिम साइड की ओर जो नदियाँ हैं वो आपका वो इधर जाएंगे ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए पूर्व की ओर नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? पूर्व की ओर नदियाँ, पूर्व की ओर नदियाँ हो जाएंगी आपका एक गोदावरी, है ना। गोदावरी, गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ नासिक महाराष्ट्र से। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ नासिक महाराष्ट्र से, है ना। कहाँ पे गिरती है? फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। इसके बाद ये हो जाएगा कृष्णा नदी, यह आपका महाबलेश्वर के पास से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। यह इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी बोलते हैं ना। इसके बाद आ जाता है कावेरी नदी, कावेरी नदी की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। महानदी, महानदी जो है आपका सिहावा धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से निकलती है ना। इस पर हीराकुंड ही बांध है, महानदी पर ही हीराकुंड बांध है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। कहाँ पे गिरती हैं ये सब नदियाँ? पूर्व की ओर। कहाँ पे गिरती हैं? पूर्व की ओर। अच्छा, अब पश्चिम की ओर नदी कौन सी है? जो पश्चिम की ओर यानी अरब सागर, ये देखिए भारत है, इधर अरब सागर है ना, यानी कि जो इधर साइड गिरेंगी उनको कौन कौन सी नदियाँ हैं? वो नदियाँ हैं आपका, एक हो जाएगा नर्मदा नदी, है ना। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी, ये जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, मध्य प्रदेश निकलती है, ठीक है। ब्रह्म घाटी वगैरह भी बनाती है। ताप्ती नदी हो जाएगी, जो कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतमाला बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला राजस्थान अजमेर से निकलती है, लूनी नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी आपका अरावली पर्वतमाला राजस्थान से निकलती है। ये चीज़ याद रखिए। अच्छा, कुछ और प्रश्न जो यूपी से इंपॉर्टेंट है, यूपी उत्तराखंड, ये जो रामगंगा है, ये जो रामगंगा है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है, गोमती नदी, है ना। गोमती नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? फुलहर झील पीलीभीत, है ना। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है। और घाघरा जिसको बोलेंगे सरयू नदी, यह माप चाचुंगो हिमनद तिब्बत से होता है, ठीक है। ये सारी नदियाँ जो है आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं, है ना। और बाकी इससे बाहर प्रश्न तो जाएगा ही नहीं नदी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब करते हैं भारत में मैग्रो जिसको बोलते हैं ज्वारी वन, यह वन जो है वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट। तो यह पाई जाती है कहाँ पे? भारत में मैग्रो ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है भाई साहब? पाई जाती है सुंदरवन में। कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में पाई जाती है, सुंदरवन पाई जाती है। ये जो है वन जो है समुद्र तटों, डेल्टाई क्षेत्रों, ज्वार भाटा से प्रभावित तटीय भागों में पाया जाता है, इसलिए इसे जो है ज्वारी वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्वारी वन बोलते हैं। यहाँ पे जो है जिसको बोलते हैं नमक की जो मात्रा होती है वो सहनशील होती है ना, जिसको बोलेंगे हेलोफाइटिक, ऐसा कुछ, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस राज्य में है? आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। IFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में मैंग्रोव वन की आवरण में कितनी कमी हुई है? तो आपका 7.43 वर्ग किलोमीटर, 7.43 वर्ग किलोमीटर कमी हुई है। ये चीज़ याद रखिएगा। ISFR 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव आवरण कितना है आपका? 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत में मैंग्रोव क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा प्रमुख राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका हो जाएगा गुजरात। मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में किस प्राकृतिक प्रक्रिया को रोकने में सहायक होते हैं? आपका तटों का संरक्षण हो जाएगा और समुद्री लहरों का प्रहार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि चलिए घास का प्रश्न आ गया, है ना, ग्रास लैंड। तो कौन सा घास कहाँ पे पड़ता है, किस देश में पड़ता है, ये आपको बताना है। पंपास कहाँ पड़ेगा बताइए? पंपास, तो पंपास पड़ता है आपका अर्जेंटीना में। कहाँ पड़ता है पंपास? पंपास कहाँ पे पड़ता है भाई साहब? तो पंपास पड़ता है आपका अर्जेंटीना में, है ना। पंपास अर्जेंटीना में। कंपास कहाँ पे पड़ता है बताइए? कंपास कहाँ पड़ता है? तो कंपास ऑस्ट्रेलिया में क्या? नहीं, कंपास पड़ता है आपका ब्राज़ील में। कंपास कहाँ पड़ता है? कंपास पड़ता है ब्राज़ील में। प्रेयरी कहाँ पड़ता है बताइए? प्रेयरी पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी पड़ता है। और वेल्ट्स यानी कि बोल्ड कौन मारता है भाई साहब? क्रिकेट में बोल्ड बहुत तगड़ा कौन मारता है? दक्षिण अफ्रीका, है ना। और बाउंस वाली गेंदें कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना, कंपास ब्राज़ील, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये सारी घास के मैदान हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। यह चीज़ रखिए। चलिए कह रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में कौन सी घास भूमियाँ आती हैं? दक्षिणी जो गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी घास भूमियाँ आएंगी आपको बताना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका पंपास आ जाएगा, कंपोस आ जाएगा, है ना, और वेल्ट्स आ जाएगा, डाउन्स आ जाएगा। ये सारी भूमियाँ जो हैं, ये सारी जो घास भूमियाँ वो आएगा। कौन कौन सा? पंपास आएगा, कंपोस आएगा, वेल्ट्स आएगा, वेल्ड भी आ जाएगा, डाउन्स आ जाएगा, ठीक है।
ग्रेट प्लेन्स किस घास भूमि का पर्याय है? ग्रेट प्लेन्स ये आपका उत्तरी अमेरिका है, जिसको बोलते हैं प्रेयरी, जिसको क्या बोलते हैं प्रेयरी, है ना। जो ग्रेट प्लेन्स है यह जो है घास भूमि किसका पर्याय है? प्रेयरी का। प्रेयरी कहाँ पड़ता है? प्रेयरी कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हाईवेल्ड जो शब्द है यह किस घास भूमि देश से जुड़ा है? इसका आंसर बताइए फटाफट। तो जो हाईवेल्ड है ये आपका वेल्ड से पड़ता है ना, वेल्ड जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में पड़ता है। वेल्ड कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका। तो वेल्ड आपका हो जाएगा, हाई वेल्ड हो जाएगा आपका वेल्ड, और ग्रेट प्लेन्स कौन सा हो जाएगा? ग्रेट प्लेन्स हो जाएगा प्रेयरी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, प्रेयरी। अगला प्रश्न क्या करा है कि सर्दियों में जो चिनूक है, सर्दियों में चिनूक जैसी उष्ण शुष्क पवनें किस घास भूमि को प्रभावित करती हैं? तो आपका प्रेयरी को प्रभावित करेंगी, प्रेयरी को प्रभावित करेंगी। लानोज, चलिए बताइए लानोज जो घास भूमि है यह कहाँ की है? तो लानोज है आपका दक्षिण अमेरिका का। कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का है ना, दक्षिण अमेरिका का, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समूह द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था भाई साहब? ये किया जाता था भील आदिवासी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता था? भील आदिवासी के द्वारा यह किया जाता था, है ना। कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताइए। कालबेलिया, बताइए कालबेलिया कहाँ पे किया जाता है? बताइए फटाफट, कालबेलिया कहाँ पे किया जाता है? और आप बता दीजिए भांगड़ा बता दीजिए, भांगड़ा गिद्धा बता दीजिए। कथक बता दीजिए, कथक, है ना, कथक यूपी में होता है ना। भांगड़ा गिद्धा ये आपका पंजाब में होता है, ठीक है। कालबेलिया कहाँ पे होता है? कालबेलिया आपका राजस्थान में होता है। बात सही है कि नहीं सही है? मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है बताइए? मोहिनीअट्टम केरल में होता है ना। मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है? मोहिनीअट्टम केरल में होता है ना। देखिए भारत के शास्त्रीय जो नृत्य हैं, कितने नृत्य हैं? 8 हैं। कितने हैं? भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 हैं। शास्त्रीय नृत्यों को किसमें उल्लेख किया गया है? मतलब नाट्य शास्त्रों के अनुसार उल्लेख किया गया है। एक शास्त्रीय नृत्य सबसे पहला पड़ता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। सबसे प्राचीन यही है ना। इसमें ये पूछता है कि भरतनाट्यम के कलाकार प्रमुख कौन थे, ये आपको पूछना है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख लीजिए, भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन है? तो भरतनाट्यम के मुख्य कलाकार हैं रुक्मणी देवी। कौन है? रुक्मणी देवी। कौन है? रुक्मणी देवी। और कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब अगला आ जाता है आपका कथक। कथक कहाँ पड़ता है भाई साहब? कथक कहाँ पे पड़ता है? तो कथक पड़ता है आपका, कथक कहाँ पड़ता है? कथक आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कथक के कलाकार कौन है? कथक के प्रमुख कलाकार हैं बिरजू महाराज, है ना, बिरजू महाराज कथक के प्रमुख कलाकार हैं। और कौन हो जाएंगे? कथक के हो जाएंगे और सितारा देवी। कौन हो जाएंगे? सितारा देवी हो जाएंगी। और मतलब ये जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बिरजू महाराज और सितारा देवी को, इनको तो आप याद रखना है, क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बिरजू महाराज और सितारा देवी के एकदम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है ना। ये क्वेश्चन पक्का है, पूछेगा। कथकली कहाँ पड़ता है? तो कथकली आपका केरल में पड़ता है। कथकली के कौन कौन से प्रमुख मतलब कलाकार हैं आपका? हो जाएंगे कथकली के हेमा मालिनी, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इनके पति धर्मेंद्र जी का जो है वो हो गया है, क्या हो गया? स्वर्गवास। और कथकली के हो जाएंगे एक हेमा मालिनी हो जाएंगे। क्या ये बात सही है? सुनंदा नायर, सुनंदा क्या नाम है उनका? सुनंदा नायर, ठीक है। मोहिनीअट्टम की बताइए, मोहिनीअट्टम। एक सेकेंड, वही मैं सोच रहा हूँ कि मामला कहाँ गड़बड़ा है। देखिए जो कथकली के हैं, कथकली के हेमा मालिनी नहीं होंगी, बात समझ रहे हैं? कथकली की हेमा मालिनी नहीं होंगी, कथकली की नहीं होंगी, मोहिनीअट्टम की हो जाएंगी, है ना। हेमा मालिनी जो है, हेमा जो मालिनी है ये मोहिनीअट्टम की होंगी, ना कि कथकली की होंगी। कथकली के कौन होंगे? देखिए अगर आपके मन में सही बात है, अगर थोड़ा सा झिझकता आई होगी यार ये कैसा हो रहा है, तो एक झिझकता है, क्योंकि मोहिनीअट्टम के हेमा मालिनी है ना कलाकार। कथकली के वो हैं, क्या नाम है उनका? वलथोल नारायण मेनन। वलथोल नारायण मेनन। अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार गलत कोई भी चीज़ हो रहा है, गलतियों से ही इंसान सीखता है, ठीक है। अभी यहाँ पे गलत हो गया, अब गलत हो गया तो सही हो गया, अब सही हो गया तो आपको याद रखेगा कथकली। अब वलथोल नारायण मेनन आपको भूलेगा ही नहीं। अगर वैसे नॉर्मली मैं बता देता तो आपको कहते हैं यार याद ही नहीं रहेगा, लेकिन एक बार गलत हो गया ना, कहेंगे ये कैसा हो गया। तो अब याद रखेगा कथकली हो जाएंगे वलथोल नारायण मेनन हो जाएंगे, और मोहिनीअट्टम के होंगे आपके हेमा मालिनी सुनंदा नायर, हेमा मालिनी सुनंदा नायर, ठीक है।
अब सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए। ठीक है, गलती होने से बच गए, एक क्वेश्चन यहाँ पे बच गया। ठीक है, यहाँ गलती हो गया, ठीक है, एग्जाम हाल में गलती होगा वो बहुत गंदी बात है ना, क्योंकि फिर दोबारा मौका कब मिले ना मिले, कौन सी बात है ना, हम आपसे मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। चलिए, ओडिसी, ओडिसी जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है ना। उड़ीसा के कलाकार कौन है इसके हो जाएंगे आपका केलू चरण महापात्र, केलू चरण महापात्र, है ना। और कौन होंगे, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, है ना। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। कुचिपुड़ी हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है। कुचिपुड़ी के कलाकार कौन थे भाई आपके, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएंगी, है ना, राधा रेड्डी हो जाएंगी। और मणिपुरी के आपके जो है, मणिपुरी आपका मणिपुर पड़ता है, इसके कलाकार कौन हो जाएंगे, एक झावेरी करके बहनें होती हैं, झावेरी करके बहनें, वो होंगी सत्रिया, सत्रिया आपकी असम की है। सत्रिया कहाँ की है, सत्रिया आपका असम की है ना। इसके कलाकार कौन हो जाएंगे, शंकर देव, कौन हो जाएंगे, शंकर देव हो जाएंगे, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। तो भाई साहब, राजस्थान का जो घूमर नृत्य है यह मूल रूप से कौन से आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है, इसका आंसर बता दीजिए फटाक से। अब तो आप बता ही देंगे। भील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भील हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है, राजस्थान में हो जाएगा गिद्धा भांगड़ा, पंजाब में हो जाएगा कथक। ये लखनऊ के घराने की स्थापना जो किसने की थी, ईश्वरी प्रसाद ने की थी। किसने की थी, ईश्वरी प्रसाद ने की थी। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी, ईश्वरी प्रसाद ने की थी। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसके माना जाता है, उदय शंकर को माना जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है, केरल की है। ठीक है, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये, अभी तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि करंट अफेयर में भी इसका नाम जोड़ दिया गया है, नया नाम क्या कर दिया गया है, ये आपको बताना है ना। नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया, चलिए मैं ही बता दूंगा। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, ये आपको बताना है। तो ये दिया जाता है 2009 में। कब दिया जाता है, 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा में संशोधन करके महात्मा गांधी नरेगा बोले तो मनरेगा कहा गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी क्या हुआ है, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें जो है, जो पहले कार्य दिवस 100 दिन था ना, जो पहले कार्य दिवस 100 दिन था, जो पहले कार्य दिवस 100 दिन था, इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 125 दिन कर दिया गया। इसका आंसर तो हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009, है ना। अभी मैं करंट का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि जो 100 दिन का इसमें कार्य था, ठीक है, इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया, इसका नया नाम कर दिया गया पूज्य बापू, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, क्या हो रहा है यहाँ पे, नरेगा का मनरेगा नाम कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को, और इसका नया नाम कर दिया गया पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, ये प्रश्न एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 110% ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो नरेगा को मनरेगा नाम कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को, और इसका नया नाम क्या कर दिया गया, नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। और इसमें जो कार्य दिवस की संख्या थी वो आपका 100 थी, 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। कहा गया कि ग्रामीण वयस्कों के मतलब ग्रामीण जो वयस्क हैं उनके परिवारों को जो है रोजगार की गारंटी, ये सब चीज़ें इनको बताई गई। ठीक है, इसे याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करा है कि नरेगा कब लागू हुआ, चलिए बताइए, नरेगा कब लागू हुआ। तो नरेगा लागू होता है आपका 2 फरवरी 2006 को, पहले चरण है ना। नरेगा का वो सूचित किया गया, अधिसूचित किया गया 7 सितंबर 2005 को, 7 सितंबर 2005 को इसको अधिसूचित किया गया। ठीक है, सभी जिलों में नरेगा कब लागू हुआ, सभी जिलों में नरेगा लागू होता है आपका 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ, आपका प्रारंभ होता है 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ, 9 मई 2015 को, है ना। और जो प्रभावी होता है 1 जून 2015 से प्रभावी होता है। चलिए फटाफट आगे प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रथम स्थान पे है, बताइए फटाफट। कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रथम स्थान पे है, तो कौन सा जनपद स्थान पे है भाई साहब, लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। यह जो है देश मतलब प्रदेश का आपका सबसे बड़ा जनपद माना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है आपका 7680 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये चीज़ याद रखिए, 7680 वर्ग किलोमीटर, ये चीज़ प्रश्न याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि लखीमपुर खीरी किस मंडल में आता है, तो आपका जो है लखनऊ मंडल में आता है ना। सोनभद्र का जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा था, ये आपका रॉबर्ट्सगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट्सगंज हो जाएगा। बहराइच किस मंडल में आता है, बहराइच किस मंडल में आता है, बहराइच आपका देवी पाटन मंडल में आएगा। वाराणसी जिले का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, काशी विश्वनाथ जहाँ पे है, आपका 1535 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी
ये तो हालांकि सब चीज़ नहीं पूछी जाती है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका शारदा नहर। कौन सा हो जाएगा? शारदा नहर। इसकी लंबाई टोटल कितनी है बताइए? शारदा नहर की लंबाई टोटल है 9,961 किलोमीटर। कितनी है? 9,961 किलोमीटर के आसपास में है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगे, ना समझ में, उसको आप तुरंत फटाक से कमेंट में कर दिया करिए, है ना। एक शख्स थे और इसके पहले वाले पार्ट में आप देखिएगा वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन उन्होंने कैप्चर किया है ना, बहुत अच्छा लगा हमें, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर है, ठीक है। अच्छा नदियों के बारे में कुछ याद रख लीजिए। प्रमुख नदियों के आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ बह रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना, देखिए सिंधु नदी की टोटल लंबाई क्या है? सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र आपका 2900 किलोमीटर। ये ब्रह्मपुत्र बाहर भी है ना, उधर साइड तिब्बत क्षेत्र में। तो भारत में अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होगी, है ना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना नदी होगी। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी होगी, 1312 किलोमीटर, ठीक है। महानदी ये जो है भारत की सबसे लंबी इधर साइड की होगी, है ना, आप देख रहे हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी आपकी गोदावरी नदी होगी, 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी को आप यहाँ पे देख लीजिए, कावेरी नदी को देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है बताइए? तो इसकी स्थापना होती है 1995 ईस्वी में। कब होती है? 1995 ईस्वी में होती है। और यह जो है GATT का एक उत्तराधिकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। कौन? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसके वर्तमान मतलब निदेशक कौन है बताइए? नाकोजी ओंकोजो इवेला। नाकोजी ओंकोजो इवेला। आप कहेंगे कौन सा नाम है? यही नाम है, नाकोजी ओंकोजो इवेला। नाकोजी ओंकोजो इवेला, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हाँ, मेराकस पर समझौते कब होते हैं? मेराकस समझौते होते हैं आपका 15 अप्रैल 1994 को। WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये तो पता ही होगा आपको। मेराकस समझौते पर आपका 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षर हुआ था। WTO के महानिदेशक हो जाएंगे नाकोजी ओंकोजो इवेला। अक्टूबर 2025 तक WTO के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 166। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है ना। ये सब प्रश्न हम आपको करा चुके हैं इसके पहले पार्ट में। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया? आपका लिखा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को लिखा जाता है। लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है बताइए? बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है आपके, किसको कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम। क्या नाम है उनका? काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, है ना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम, है ना। तो ये जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये आपके दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं, बांग्लादेश के भी और अपने भारत के जो जनगण मन अधिनायक जय है ना, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ही लिखे हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको किसने लिखा है? वंदे मातरम, बताइए वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम लिखे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे दिया ही होगा। हाँ, बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। और अमार सोनार बांग्ला का राष्ट्रीय गान बांग्लादेश द्वारा कब अंगीकरण यानी अंगीकृत कब किया गया? तब किया जाता है 1971 में अस्थायी रूप से, 1972 में आधिकारिक रूप से किया जाता है, ठीक है। चलिए आ जाता है थोड़ा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा है कि चमगादड़ जो हैं, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? कह रहा है कि उनकी पुतलियाँ बड़ी होती हैं। एकदम गलत है ना। और मतलब ये कारण नहीं है। उनकी रात्रि दृष्टि अच्छी होती है, ये भी कारण उतना नहीं अच्छा से। प्रत्येक पक्षी ऐसा कर सकता है नहीं। वे क्या करते हैं? वे पराश्रव्य, इसको बोले अल्ट्रासोनिक ध्वनि, जो तरंग निकालते हैं और उसकी जो प्रतिध्वनियाँ होती हैं उससे वे विश्लेषण से निर्देशित होते हैं ना, उससे वे विश्लेषण से निर्देशित होते हैं, ये चीज़ याद रखें। यानी कि जब जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वे आपका उड़ते समय एक ध्वनियाँ निकालते हैं जिसको बोलते हैं पराश्रव्य की ध्वनि। कौन सी ध्वनि बोलते हैं? पराश्रव्य, है ना, पराश्रव्य की ध्वनि बोलते हैं। ये जो है मतलब सामने वाले से टकरा कर फिर वापस आते हैं, यानी प्रतिध्वनि बनाती है, ठीक है। और उसी से अंदेशा लगाकर वो अपना कार्य करते हैं।
चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो ध्वनि की एक अभिलक्षण है तारत्व, वो किस पर निर्भर करता है? आपका निर्भर करता है आवृत्ति पर। मानव श्रवण का परास कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना। और पराश्रव्य ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य आपका हो जाएगा जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य की ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और अवश्रव्य जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो दूरी मतलब जो ध्वनि होती है उसको हम लोग सुन पाते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के सदृश मतलब पृथ्वी वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है ना। अगर वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है यानी माध्यम ही नहीं है तो कैसे सुनेंगे? अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है भाई साहब? सबसे बड़ा स्तनपायी आपका नीली व्हेल है ना। नीली व्हेल अब तक का सबसे बड़ा स्तनपायी है ना पूरे पृथ्वी पे। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी कौन सा? स्थलीय अगर पूछे स्थलीय स्तनपायी तो स्थलीय स्तनपायी आपका अफ्रीकी बूस सवाना हाथी हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा दंत युक्त व्हेल कौन सा है? आपका स्पर्म व्हेल हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क हो जाएगी। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा पारडस हो जाएगा। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। तो चींटियों से कौन सा अम्ल निकलता है? तो चींटियों में होता है आपका फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है कि किस कोशिका को पावर हाउस बोलते हैं? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, है ना। बोलो माइटोकॉन्ड्रिया की जय हो। तो पावर हाउस को बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यह कोशिका में क्या बनाती है? कोशिका बनाती है एटीपी, एडियोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडियोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं, इसलिए इसे जो है कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं ना। यह जो है क्या करती है? यह जो है दोहरी झिल्ली वाला जो अंगक है उसको भीतरी झिल्ली को मतलब जो क्रिस्टा होता है उसके सतह को बढ़ाती है, जिससे ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह सकुशल होने लगता है ना। इसे याद रखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाते हैं ना, जिसे इसलिए इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिए ऐसे करके। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका यह जो है प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा ना, दालों वगैरह में पाई जाती है। लाइसोसोम क्या करते हैं? लाइसोसोम जो है आपका यह हाइड्रोलिटिक एंजाइमों से प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक इन सब का जो है यह पाचन करते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, है ना, सहजीवी बंध। क्या बोलेंगे इसको? म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, ठीक है। शैवाल और कवक मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या बनते हैं भाई साहब? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है ना। खमीर एक उदाहरण है किसका है? तो खमीर एक उदाहरण आपका कवक हो जाएगा। मछलियों में शोषण होता है इसके द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। मछलियों में जो शोषण होता है गलफड़ों के द्वारा होता है। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि 2025 में बिहार के किस युवा शतरंज खिलाड़ी को राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर WFM की उपाधि मिली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मरियम फातिमा। क्या हो जाएगा? मरियम फातिमा। तो जो मरियम फातिमा है इनको सितंबर 2025 में महिला फीडे मास्टर की उपाधि मिलती है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2025 में किसे 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया है? तो ऐसे प्रश्न को आप देखते ही एकदम मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि भाई साहब बहुत सही, A and B। अरे भाई साहब इसको भी याद रखिए, सहज समृद्धा और वीरप्पन, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। तो डॉक्टर स्वामीनाथन पर्यावरण जो पुरस्कार है यह जो है सहज समृद्धा और वीरप्पन को मिला है, ठीक है। चलिए डॉक्टर स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार है यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? आपका दिया जाता है रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट, ठीक है। 2025 में विजेता कौन थे? तो आपके यही थे, सहजा, समुद्रा और वीरप्पन। बाकी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या है कि 23 नवंबर 2025 को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया था? आपका दिया जाता है जिनाली मोदी। काफ़ी सारे लोग हैं, जिनाली मोदी, जोसेफ नंतगिरी, नोएमी फ्लोरिया, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अगला कह रहा है कि ये देखिए गया, ये तो एजुकेशन 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? लापता लेडीज को। और अभिनेता का पुरस्कार आपका कार्तिक आर्यन को मिलता है ना। और अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिलता है फिल्म जिगरा के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसका कुल आवरण एवं वृक्षारोपण कितना है? तो एक मतलब रिपोर्ट जारी करती है संस्था की, जिसको अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ISFR। कौन सा संस्था रिपोर्ट जारी करती है? ISFR। इसके अनुसार इन्होंने जारी किया था 2023 में, है ना, 2023 में। उसके अनुसार जो कुल वन आवरण और वृक्षारोपण है वो लगभग 25% है। कितना है? 25%। और होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। बट इसमें जो है 25% दिया है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें किलोमीटर क्षेत्र में पूछा तो किलोमीटर का क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है सर।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रयी, त्रयी बोले तो 3 लोग है ना, त्रिदेव कौन सा त्रयी यूट्यूब के सह संस्थापकों की सूची है? कौन हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे आपके जावेद करीम भी थे है ना। देखिए जावेद करीम थे, जावेद करीम और किसी में है नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि स्टीव चेन तो काफ़ी लोग हैं। चैड हर्ली भी है यहाँ पे जावेद करीम याद रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो 3 लोग हैं, स्टीव चेन, चैड हर्ली और जावेद करीम। ठीक है, तो कौन सी त्रयी यूट्यूब के सह संस्थापकों की सूची है? 3 लोग हो जाएंगे, स्टीव चेन, चैड हर्ली और जावेद करीम। इस मतलब इसका जो डोमेन का जो है, मतलब ये जो यूट्यूब है, इसका डोमेन का पंजीकरण कब हुआ था? पंजीकरण बताइए। तो इसका पंजीकरण हुआ था 14 फरवरी 2005 को, 14 फरवरी 2005 को हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि यूट्यूब का, ध्यान दीजिएगा, बहुत देखिए आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है, और यूट्यूब के बारे में समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टीव चेन, चैड हर्ली, जावेद करीम। एकदम ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि यूट्यूब का जो पहला वीडियो कौन सा था? बताइए, चलिए बहुत वीडियो देख रहे हैं, बताइए यूट्यूब का पहला वीडियो कौन सा था? तो यूट्यूब का पहला वीडियो था मी एट द जू, मी एट द जू, यूट्यूब का यह पहला वीडियो था। ठीक है, और यूट्यूब के अभी तक मतलब संस्थापक कौन थे, मतलब जिसको बोलते हैं CEO। यूट्यूब के CEO कौन है भाई साहब? तो यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन, है ना। नील मोहन को नीला से लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया मजा आएगा, तो नील मोहन हो जाएंगे, है ना। यूट्यूब के CEO कौन हो जाएंगे? नील मोहन। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत बड़ा पड़ रहा है चलिए, और ये सारे प्रश्न हो गए। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं, इंस्टा, है ना। आज तक मैंने इंस्टा पे आईडी नहीं बनाई, आज तक बनाई नहीं। ठीक है, सोचा आप बना लेंगे, ऐसे बीतते कितने साल हो गए, बनाई नहीं कभी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? केविन सिस्ट्राम, केविन सिस्ट्राम। ठीक है, सोचिए आज के ज़माने में कोई इंस्टाग्राम में चलाता हूँ मैं। ठीक है, आज तक आईडी नहीं बनी है भाई साहब इंस्टा पे। ठीक है, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब। अच्छा, क्या बता रहे थे? इंस्टा के संस्थापक कौन थे? तो इंस्टा के मतलब सह संस्थापक थे आपके हो जाएंगे केविन सिस्ट्राम हो जाएंगे और माइक क्रीगर। ठीक है, तो यूट्यूब के सह संस्थापकों की सूची की क्या है, मतलब ये हो जाएंगे आपके स्टीव चेन, चैड हर्ली और जावेद करीम। यूट्यूब के पहला वीडियो कौन था? मी एट द जू, और यूट्यूब के CEO कौन है वर्तमान में? नील मोहन। ठीक है, ये प्रश्न याद रहेगा। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है? कौन सा उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये सारे हो जाएंगे, है ना। कोबोल भी होता है, पास्कल भी होता है, बेसिक भी होता है, ये सारे जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएंगे। ओके सर, याद रहेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें, इसका आंसर तो ये हो गया, इसका आंसर तो ये हो गया। अगर आपसे तो कह रहा है कौन से उच्च स्तरीय, तो सारे हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का पहला कंप्यूटर जो भाषा है, मतलब पहला मानक कंप्यूटर भाषा कौन सा है? पहला मानक कंप्यूटर भाषा कौन सा है, आपको बताना है, तो हो जाएगा आपका फोर्ट्रान। क्या होता है? फोर्ट्रान होता है, यहाँ पे आप दिया होगा, देखिए। ये देखिए, ये प्रश्न आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, कह रहे विश्व का पहला कंप्यूटर मतलब भाषा मानक कौन सा है? तो फोर्ट्रान होता है। ये SQL का पूर्ण रूप क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और पूछता है इसी के समकक्ष, उसको बोलते हैं HTML, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। अच्छा, तो HTTP पूछता है, ये HTTP होता है, तो ये HTML तो हो गया, तो हो ही गया। एक होता है HTML हो गया, HTTP। देखिए आप कोई भी लिंक वगैरह देखिए, है ना, वहाँ पे स्टार्टिंग में दिया रहा है HTTP, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये पूछता है। और URL का फुल फॉर्म पूछता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। लिनक्स किस द्वारा प्रारंभ हुआ? आपका लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा प्रारंभ होता है। IPv4 पे कितने बिट होते हैं, ये आपको बताना है। IPv4 पे कितने बिट होते हैं, आपको बताना है ना। इसमें कितने बिट होते हैं भाई साहब? तो इसमें होते हैं आपके 32 बिट। आप अच्छा, जैसे मान लीजिए IPv6 का पूछ लिया, तो कैसे याद रखें? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जो इससे 4 कर रहा है ना, IPv4 एकदम ट्रिक, कान खोल के सुन लीजिए, है ना, कान खोल के एकदम सुनिए। IPv4 पूछ रहा है, यानी कि 2 की पावर 4, ऐसा एक मतलब ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए 2 की पावर 4, तो उसमें एक 2 अपने से ऐड करना होता है। जैसे मान लीजिए 2 × 2 × 2 × 2, 4 2 हो गया IPv4। मान लीजिए एग्जाम्पल, एक 2 और अपने से आप ऐड कर लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। एक 2 अगर आप अपने से ऐड कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 32 ही राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले IPv6, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6
2 की पावर 6, लेकिन एक 2 आप और ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करिए, जितना आएगा उतना बिट होगा। ठीक है, क्या ये बात सही है, अच्छा लगा या गलत है तो भी हमें बताइए ज़रूर। ठीक है, हम संशोधन कर लेंगे, और नहीं तो आप याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा बार बार सूचना न देने पर नागरिक सर्वोच्च न्यायालय से किस प्रकार की रिट दायर करके जानकारी दिलाने की मांग कर सकता है। ये भाई साहब आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका होता है परमादेश। क्या बोलेंगे इसको, परमादेश बोलेंगे, है ना। परमादेश मतलब परमादेश होता है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अनुच्छेद के से निहित लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करता है। तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1। हम एक वीडियो बनाएंगे संविधान का, उसमें अनुसूची, संविधान संशोधन और प्रमुख आर्टिकल 3 चीज़ें रहेंगी। ठीक है, 1 घंटे के अंदर सारे कवर करा देंगे, कोशिश करेंगे। 40 से 45 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें संविधान संशोधन और अनुसूचियाँ, ठीक है, और प्रमुख आर्टिकल। 1 से 50 आर्टिकल तो याद होने चाहिए, इसके अलावा जितने आर्टिकल हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल याद रखने का कोई मतलब भी नहीं है, और ना ही प्रश्न पूछा जाता है, और ना ही आप याद रख पाएंगे। ठीक है, ऐसे मूल विधि में BNSS की काफ़ी सारी धाराएं हैं ना, तो 358 तरीका याद रहेंगे, सीक्वेंस वाइज नहीं याद रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए, और जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसको हम करा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि RTI अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वितीय अपील का निकाय कौन है। तो आपका हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग हो जाएगा, है ना। घबराना नहीं है और नहीं परेशान होना है, हो जाएगा, सब्र रखिए। ठीक है, बाकी रिवीजन करते रहिए आप, मज़ा आ जाएगा आपको। बस थोड़ा सा बोरिंग लगेगा पढ़ाई, है ना, बोरिंग लगती है, बट इसको थोड़ा सा अब मान के चलिए कि हमें करना ही करना है, पढ़ना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अंदर एक कंसिस्टेंसी रखिए। ठीक है, लगातार रेगुलर अपने आप को रखिए। पता चला 1 दिन पढ़े, 2 दिन गायब, 3 दिन गायब, है ना। और फालतू भी नहीं पढ़ना है। कह रहा है कि RTI अधिनियम के तहत आवेदक को सामान्यतः कितने दिनों में सूचना दी जानी चाहिए, 30 दिन के भीतर, है ना। RTI अधिनियम क्या बोल रहा हूँ मैं, RTI अधिनियम 2005 के तहत पहली अपील किसके पास की जाती है, आपका संविधान संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि चलिए मोटर यान अधिनियम आ जाता है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 196 के अनुसार, देखिए, यानी ये धारा इंपॉर्टेंट है, धारा 196 अब आपको याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है। इसका शीर्षक क्या है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ एकदम। जो धारा 196 का शीर्षक क्या है आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो धारा 196 का शीर्षक है कि बीमा न किए गए वाहन को चलाना, बीमा न किए गए वाहन को चलाना। अब आप समझ गए होंगे 196 धारा 196 क्या कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि वही कह रहा है कि धारा 196 के अनुसार बीमा न किए गए वाहन को पहली बार चलाते पकड़े जाने पर अधिकतम दंड क्या है। तो भाई साहब दंड लगेगा, है ना, दंड लगेगा, याद रखिएगा आप, क्योंकि इससे ज़्यादा भी आपसे कभी मांग लेते हैं, उसको आपको नहीं देना है। तो हो जाएगा आपका 3 माह का कारावास, या फिर 2000 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बीमा न किए गए वाहन को दूसरी बार पकड़े जाने पर, यानी फिर दोबारा पकड़ा गए, मान लीजिए जब दोबारा पकड़ा गए तो क्या होता है, दोबारा पकड़े जाने पर धारा 196 के अंतर्गत अधिकतम कारावास और जुर्माना कितना निर्धारित किया गया, वही किया गया, 3 माह तक कारावास, जुर्माना, या फिर दोनों। मोटरयान अधिनियम 1988 मुख्यतः किस विषय को विनियमित करता है। तो भारत में सड़क परिवहन, है ना, वाहनों, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, यातायात नियम और दंड आदि को करता है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि सड़क दुर्घटनाएं कम करना, विभिन्न यातायात अपराधों पर उच्च दंड, जुर्माना लगाना। यदि कोई वाहन खतरनाक या जोखिमयुक्त सामान लेकर चलता है तो धारा 146 के अनुसार किस अतिरिक्त बीमा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत सार्वजनिक दायित्व बीमा की अधिकतम मतलब अतिरिक्त आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अच्छा जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम भारत संघ तथा सुभाष बनाम बिहार राज्य जैसे पर्यावरणीय मामलों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद से जोड़कर जनहित याचिका स्वीकार की है। ये आपको बताना है। यह आपका हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, अनुच्छेद 121। अच्छा, कुछ जो विवाद हैं वो आप हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं ना, वहाँ पे नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं आप। ठीक है, काफ़ी उसको याद कर ही लेना, जितने विवाद हैं किनके बीच में है, उसका कुछ किस विषय से वो रिलेटेड है। ठीक है, उनको आपको पढ़ ही लेना है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण वाला मामला अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 कहता क्या है, याद रखिएगा, ध्यान से एकदम ध्यान सुनिएगा। जो अनुच्छेद 21 है वह कहता है कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यह गारंटी देता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से जो विधि है उसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है MC मेहता बनाम भारत संघ और सुभाष चंद्र बनाम जो है बिहार राज्य जैसे जो पर्यावरणीय मामले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्वच्छ और स्वस्थ जो पर्यावरण का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है कि पर्यावरण संरक्षण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य के दायित्व का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 48 का इंपॉर्टेंट है। 48 का ही बार बार पूछा जाता है, काफ़ी सारे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 51 के 1 के जी में, है ना, जिसे याद रखिए ग्रास पर्यावरण में होता है ना। ऐसे किस प्रमुख पर्यावरणीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को स्वीकारते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना, तो आपका हो जाएगा वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ एवं अन्य। राष्ट्रीय हरित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया है, किस वर्ष स्थापित किया जाता है आपका 2010 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको हल्के मत लीजिएगा कि NGT है ना, समझ रहे बात को। यह 2010 में, कब आता है 2010 में इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वाहन को लापरवाही या फिर अब समझिए कि वाहन को लापरवाही या उतावलापन से चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के बाद की जो घटना होती है उसकी सूचना पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दिए बिना भाग जाने की स्थिति में, हिट एंड रन वाला मामला है जो, मतलब हिट किए और रन भाग कर लिए, है ना, भाग जाने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 106(2) के अंतर्गत, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे ये धारा इंपॉर्टेंट हो गई, यानी पूछ भी सकता है 106 के 2 में क्या है ना। तो भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 106 के 2 के तहत अधिकतम दंड क्या है। आप बाइक चला रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, है ना, क्या बन रहे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर दाएं बाएं एकदम मटका रहे हैं बाइक, है ना, स्पीड में एकदम। तो इसके तहत आपको जो है अगर आप किसी को ठोक देते हैं तो भाई साहब कौन सी धारा लगेगी, बता दीजिए फटाफट। 106 का 2 कौन सा लगेगा, 106 का 2, मैं धारा पूछ रहा हूँ अभी, तो 106 का 2 हो जाएगा। उसके तहत अधिकतम जो दंड है वो क्या होगा, तो अधिकतम दंड होगा 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष नहीं 10 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना लगेगा। ठीक है, याद रखिए। BNS की धारा 106 के 1 के तहत सामान्य लापरवाही से मृत्यु पर अधिकतम कारावास कितना है, तो वहाँ पे है आपका 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना 2022 योजना के तहत हिट एंड रन में मृत्यु पर कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो 2 लाख रुपए दी जाएगी। कितनी जाएगी, 2 लाख रुपए दी जाएगी, है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि उसी योजना के तहत हिट एंड रन में गंभीर चोट पर क्षतिपूर्ति राशि कितनी है, तो 50,000 रुपये। कितना है, 50,000 रुपये है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है BNS 2023 के अंतर्गत पीछा करना, है ना, स्टॉकिंग करना, पीछा करना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आचरण स्पष्ट रूप से अपराध माना गया है, तो कौन सा आचरण स्पष्ट रूप से अपराध माना गया है, तो आपका हो जाएगा महिला के इंटरनेट ईमेल इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करना। क्या करना, मॉनिटर करना। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए जो BNS की धारा पीछा करना के अंतर्गत एक धारा आती है, धारा 78। कौन सी धारा आती है, धारा 78 आती है। तो धारा 78 में अंतर्गत 2 बातें की गई हैं। कौन सी बातें की हैं, 2 बातें की गई हैं, ध्यान दीजिएगा। BNS 2023 के अंतर्गत जो पीछा करने वाला बात है, इसके अंतर्गत महिला के इंटरनेट ईमेल इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करना, इसका आंसर दे तो सही होगा, है ना। बाकी ये चीज़ तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये सही होगा। लेकिन इसमें धारा कौन सी लगी, इसमें धारा लगी धारा 78। कौन सी धारा लगी, धारा 78। धारा 78 के अंदर 2 बातें आती हैं। 2 बातें आती हैं, कौन कौन सी आती हैं भाई साहब, कौन सी बातें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बात आती है कि अगर कोई भी पुरुष, मतलब किसी पुरुष द्वारा किसी महिला का बार बार पीछा करना और स्पर्श करना, है ना, स्पर्श करने की कोशिश करना, जबकि महिला ने स्पष्ट रूप से मना किया हो, वो धारा 1 के अंतर्गत आएगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि उस महिला के इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना हो गया, उसका उपयोग किए जाने की निगरानी करना, 2 चीज़ें अगर कर रहा है तो धारा 78 के अंतर्गत आएगा, या आपका पीछा करने के अंतर्गत आएगा। तो BNS की धारा पीछा करना कौन सी धारा में आएगा, 78 में आएगा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर ये तो BNS का हो गया, अगर यही IPC वाला पूछ ले कि IPC में कौन सा आएगा,
मतलब आईपीसी में, मान ली आईपीसी अब चेंज हो गया ना, आईपीसी से अब बीएनएस हो गया। आईपीसी में यह धारा, मतलब यह चीज़ें किस धारा में थी, तो आईपीसी में धारा थी धारा 300 के 54 के डी में थी। किस में थी? धारा 300 के 54 के डी में थी। ठीक है, अगर इसमें युवक दोष सिद्ध होता है तो उसको कितने वर्ष का जुर्माना और कितनी मतलब क्या क्या लगे, तो उसमें जो है उसको 3 वर्ष का जुर्माना लगता है। कितना लगता है? अगर इसमें मतलब कोई भी दोषी होता है तो उसको 3 वर्ष का जुर्माना लगता है। कितना वर्ष का जुर्माना लगता है? 3 वर्ष और जुर्माना भी जो भी मतलब जिस तरीके से वो करे उस तरीके से उसको जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए क्या हो गया कि एक बार पकड़ा गया, ठीक है, एक बार पकड़ा गया, उसके 3 वर्ष का जुर्माना या फिर कैद वगैरह कारावास हो सकती है, मान लीजिए जुर्माना देकर वो छूट गया, वही व्यक्ति फिर से कर रहा है दोबारा, वही व्यक्ति दोबारा पीछा कर रहा है या फिर मतलब उसको धमकी भी दे रहा है ना, मतलब धमकी देना तो अलग आ जाएगा, मतलब वो दोबारा वही चीज़ें कर रहा है, पीछा कर रहा है, या फिर दूसरी बात मतलब उसको फिर से निगरानी कर रहा है, ईमेल वगैरह फिर से चेकिंग वगैरह कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उसको फिर कौन सी मतलब उसको फिर कितने वर्ष तक दंड मिलेगा? तो उसको फिर 5 वर्ष तक, है ना, 5 वर्ष तक कारावास होगी उसको। बात समझ रहे हैं? या अगर पहली बार करे तो 3 वर्ष तक जुर्माना वगैरह देकर अपना छूट जाता है, फिर अगर दोबारा करता है तो उसको 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लगता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इजी क्या? बीएनएस धारा के अंदर पीछा करना आपका हो जाएगा महिला इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अंतर्गत। और कौन सी धारा लगी? धारा 78। ठीक है, अब ये प्रश्न भूलेगा तो नहीं, आप बता दीजिए, भूलेगा तो नहीं? भूलना भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 का 1 और 103 का 103 के 1 के अनुसार हत्या के लिए क्या दंड निर्धारित है? हत्या के लिए क्या दंड निर्धारित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हत्या के लिए देखिए दो चीज़ें होती हैं। धारा 103 के तहत जो बीएनएस है उसमें धारा बीएनएस की 2023 में हत्या का जो दंड है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब कोई हत्या करेगा तो उसे मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में उसको जुर्माना भी लगेगा, है ना, जुर्माना देने के लिए भी हुआ क्या होगा? उत्तरदायी होगा। समझ रहे बात को कि नहीं? कि धारा 103 के तहत कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में लिखा है कि जब कोई हत्या करेगा उसको मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने के लिए भी उसको उत्तरदायी होता है। कौन सा आंसर हो रहा है इसमें? दिख रहे हैं तो उसको मृत्युदंड एवं कारावास दोनों और तथा जुर्माना ये भी लग रहा है ना। कोर्ट के पास दो विकल्प होते हैं, ये तो मान लीजिए इसका आंसर तो ये हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तो कोर्ट के पास दो विकल्प होते हैं, एक होता है मृत्युदंड या फिर मृत्युदंड दे दे या फिर आजीवन कारावास दे दे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, और इसके बाद जो न्यायालय होती है वो जुर्माना भी लगा सकती है। ठीक है, तो ये धारा 103 के 1 में है ना, बीएनएस 2023 में धारा 103 के। अच्छा, आईपीसी में अगर पूछ ले, आईपीसी में यह किस धारा में थी? तो आईपीसी में धारा 302 में थी, है ना, धारा 302 में। बहुत खतरनाक धारा है भाई साहब, बहुत खतरनाक धारा है। बात समझ रहे हैं? ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है बीएनएस 2023 में हत्या की परिभाषा किस धारा में की गई है? बताइए, बीएनएस 2023 में हत्या की परिभाषा किस धारा में की गई है? तो धारा 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा 101 हो जाएगा। बीएनएस धारा 103(2) के अंतर्गत विशेष प्रावधान कम से कम कितने व्यक्तियों द्वारा समूह के द्वारा हत्या पर लागू होती है? समूह द्वारा हत्या पर लागू होती है, तो आपका हो जाएगा जो है कम से कम 5 लोग रहें या फिर 5 से अधिक रहें। ठीक है, बीएनएस की धारा 103 के अंतर्गत हत्या का अपराध जमानती है या फिर अजमानती है? तो अजमानती है, जमानती नहीं है, अजमानती है। धारा 103 के अंतर्गत जो हत्या है ये जमानती नहीं है। बीएनएस की धारा 103 के अंतर्गत हत्या का अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है? तो न्यायालय जो है आपका सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 173 के 1 के अनुसार यदि संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से दी जाती है, तो उसे एफआईआर के रूप में अभिलेखित करने की सही कानूनी शर्त क्या है? सही कानूनी शर्त क्या होगा? तो क्या फिर बिना किसी हस्ताक्षर के तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी? नहीं, केवल उच्च अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही दर्ज की जा सकती है, ये भी नहीं होगा। सूचना को अभिलेख में तभी लिया जाएगा जब सूचना देने वाला व्यक्ति 3 दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर कर दे, यही सही होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में सूचना को तभी अभिलेखित किया जाएगा जब सूचना देने वाला व्यक्ति 3 दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर कर दे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है 2023 की धारा 173(1) के अनुसार इसमें क्या है, इसका जो शीर्षक क्या है,
173 का शीर्षक क्या है कि ऐसे मामले संज्ञेय जो मामले हैं उसमें सूचना, मतलब संज्ञेय मामलों की जो सूचना है इसको इत्तिला भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए यहाँ पे देखिए। अगर आप यहाँ पे पूछ रहा है कि बीएनएस की धारा 173 के 2 के तहत दर्ज की गई जो एफआईआर है उसकी सूचक यानी पीड़ित को कैसे दी जाती है, तो तुरंत दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है ना। यदि किसी महिला के विरुद्ध बीएनएस की निर्दिष्ट लैंगिक अपराधों धाराओं के अंतर्गत अपराध हुआ हो तो धारा 173 की पहली, परंतु उसके अनुसार उसकी सूचना किसके द्वारा दर्ज की जाएगी, तो किसी भी महिला पुलिस अधिकारी या फिर किसी अन्य महिला अधिकारी के द्वारा की जाएगी, क्योंकि महिला के विरुद्ध हो रहा है मामला। आप समझ रहे हैं। अच्छा बीएनएस, अच्छा धारा 173 के बीएनएस के अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम दंड वाले संज्ञेय अपराधों में की जाने वाली प्रारंभिक जांच अधिकतम कितने दिनों में पूरी की जानी, तो आपका 4 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर, अरे 14 दिनों के भीतर, है ना, 14 दिनों के भीतर, बात समझ रहे हैं, 14 दिनों के भीतर यह की जाएगी। यदि थाना प्रभारी 173 के 1 के संज्ञेय के तहत जो है संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से मना कर दे, यदि जो थाना प्रभारी है, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि थाना प्रभारी 173 के 1 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से मना कर दे तो धारा 173 का 4 के अनुसार पीड़ित सूचक की पहली वैधानिक राहत क्या है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो सूचना का सार है वो लिखित रूप में डाक से संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो संतुष्ट होने पर स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी से जांच फिर करवाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बीएनएसएस, ध्यान से देखिए, बीएनएसएस की 2023 की धारा 43 के 5 के अनुसार महिला की गिरफ्तारी के संबंध में कौन सा प्रावधान है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है भाई साहब, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे प्रश्न देखकर आपको डर तो नहीं लग रहा है। बीएनएस 2023 की धारा 43 के 5 के अनुसार महिला की गिरफ्तारी के संबंध में सही प्रावधान कौन सा है। ऐसे प्रश्न देखते ही मान जो सबसे बड़ा ऑप्शन लगे देख के मार के भाग जाइए आगे। ठीक है तो हालांकि समझिए इसको, असाधारण परिस्थितियों में इसका आंसर होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं, अत्यावश्यक होने की स्थिति में, मतलब अत्यावस्था की स्थिति में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पूर्व लिखित अनुमति लेकर महिला पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट धारा, इसको याद रखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि धारा 43 का 5 बीएनएसएस का मूल नियम, बीएनएसएस 2023 की धारा 43 की 5 कहती है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला को सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्यास्त के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसे ही रात में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध कहते हैं। अगर रात में गिरफ्तारी नहीं हो रही तो उसको बोलेंगे गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, है ना, नाइट अरेस्ट रिस्ट्रिक्शन। यदि मामला बहुत गंभीर हो, मामला बहुत ही गंभीर हो, जैसे मामला उनका हो अतीक अहमद की वाइफ वाला मामला हो, क्या नाम उनका, अभी तक गिरफ्तार हुई कि नहीं हुई, बताइए भाई साहब, क्या नाम था उसका, अतीक अहमद की वाइफ का नाम क्या था, बताइए, दिमाग से उतर गया मेरे। यदि स्थिति बहुत गंभीर हो, ठीक है, तो जैसे मतलब महिला तुरंत भाग सकती है और कोई बड़ा अपराध रोकना हो तो असाधारण परिस्थिति मानी जा सकती है, असाधारण परिस्थिति मानी जा सकती है। ऐसी हालत में महिला पुलिस अधिकारी लिखित प्रतिवेदन देकर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेकर रात में भी गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बीएनएस 2023 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो बीएनएस 2023 में गिरफ्तारी जो है धारा 43 के माध्यम से की जाती है ना। बीएनएस की धारा 43(1) के अनुसार सामान्यतः महिला की गिरफ्तारी के समय क्या प्रकल्पना माना जाता है, तो प्रकल्पना क्या माना जाता है, माना यही जाता है कि मौखिक सूचना पर जो है महिला की हिरासत में समर्पण को माना जाता है और सामान्यतः उसके शरीर को स्पर्श नहीं किया जाता। ठीक है, महिला पुलिस होती है। हालांकि महिलाओं की रात में गिरफ्तारी पर बीएनएसएस, इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो ये बीएनएस की धारा 43 के 5, सीआरपीसी की धारा 46 के 4 के बारे में मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा। मद्रास हाईकोर्ट में ऐसे में क्या है, उन्होंने कहा कि जो निर्देशात्मक है इसको अनिवार्य नहीं बताया है ना, परंतु कहा कि पुलिस इसे निष्प्रभावी नहीं बना सकती। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। बीएनएसएस के अनुसार महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों व्यक्तियों की गिरफ्तारी में क्या विशेष सुरक्षा दी गई है, तो सुरक्षा क्या दी गई है, सुरक्षा दी गई है कि इनके लिए विशेष संरक्षण, जैसे रात में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध है, बहुत बढ़िया। महिला की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस द्वारा अधिकारी द्वारा होगी तथा अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान किया गया है ना। मामला गंभीर हो तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते आपको। बीएनएस है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है। बीएनएसएस 2023 को किस प्रकार का कानून माना जाता है, तो किस प्रकार का कानून माना जाता है भाई साहब। बीएनएस 2023 एक प्रक्रियात्मक कानून है जो आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और सीआरपीसी की जगह यह लागू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कानून यहाँ पे बनता नहीं है, बना दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1900, हालांकि ऐसा चीज़ कहना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी आप तो समझदार हैं, समझ सकते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 के अनुसार पुष्ट निरोध आदेश के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक निरुद्ध, किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक निरुद्ध, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना, किया जा सकता है? बताइए कब तक किया जा सकता है? तो धारा 13 के तहत 12 महीने तक, है ना, 12 महीने तक, 12 महीने तक। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए, है ना, 1980 एक निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन एक कानून है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करना होता है। इस अधिनियम धारा 13 में साफ साफ लिखा है कि धारा 12 के अंतर्गत पुष्ट किए गए निरोध के अनुसार किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक निरुद्ध रखा जा सकता है। यह 12 महीने की अवधि हिरासत की अधिकतम सीमा है। सरकार चाहे तो इससे पहले भी आदेश रद्द या फिर संशोधित कर सकती है। ठीक है, एनएसए के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की शक्ति किनके पास है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। ठीक है, उनके मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनुमति से जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त के पास है। एनएसए के तहत किन आधारों पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है? तो भारत की रक्षा हो गया, विदेशी संबंध हो गया, भारत की सुरक्षा वाला मामला हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, इन सब की आवर्ती मतलब इन सब की आपूर्ति सेवाओं को संरक्षण देने के लिए। एनएसए के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक उसके विरुद्ध आरोपों के कारण बिना बताए हिरासत में रखा जा सकता है? अधिकतम 15 दिन तक। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का क्षेत्रीय विस्तार क्या है? तो पूरे भारत में लागू होगा। और एनएसए के किस पूर्व प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के निरसन के बाद लाया गया? तो आपका हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MIS जिसको बोलते हैं, मीजा, है ना, 1971 के इसके निरसन बाद इसको लाया जाता है। चलिए आ जाता है भैया साहब, पहचान की चोरी ज़्यादातर कब संभव होती है? पहचान की चोरी ज़्यादा कब समझ होती है? भाई साहब क्या कर रखा है? जब व्यक्ति को सार्वजनिक सूचना पड़ता है। सार्वजनिक से क्या मतलब है? जब इंटरनेट का, ये कौन सा बात है? ये भी नहीं है। जब अपराधी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत व वित्तीय जानकारी हासिल कर ले, जैसे आपका पैन नंबर जान ले, है ना, आधार नंबर जान ले, बैंक खाता जान ले, पासपोर्ट जान ले, क्रेडिट कार्ड नंबर जान ले। ठीक है, समझ रहे बात को कि नहीं? ये सारी चीज़ें अगर जान लेती है तो वह जो है पहचान चोरी में बदल जाती है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर, तो ये तो बता दीजिए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बाकी आप जान लीजिए क्या होता है। बड़े क्रेडेंशियल लीक या फिर डेटा बीच से ईमेल या पासवर्ड लीक होने पर कौन से जोखिम बढ़ जाते हैं? तो ये आपका पहचान की चोरी, विभिन्न खातों के अनधिकृत पहुँचना, मतलब आपके विभिन्न सारे अकाउंट हैं वहाँ तक भी लोग पहुँच पाते हैं ना। आजकल एक फैला है ऐप नहीं डॉक्यूमेंट करके जिप फाइल भेजेंगे, कहेंगे कि आवासीय योजना है, आवास योजना में किसका किसका नाम शामिल है लिस्ट में, ऐसे में पैसे उड़ा ले रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा सतर्क रहिए एकदम। ठीक है, यानी कि उसको बोलेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो एक धारा आती है उसमें धारा 66 का C आती है ना, IT वाला धारा। अच्छा आगे देखिए, कह रहा है कि 2024 में आधार पैन विवरण उजागर करने वाली कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक करने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? इनको बताया गया है कि भारतीय नागरिकों की संवेदन यानी ये जो है आधार पैन आदि की सुरक्षा को और आदि की सुरक्षा गोपनीयता की रक्षा करनी है, तो इसको ब्लॉक करने का कारण बताया गया है। संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा के उदाहरण लिखिए जिसमें पहचान चोरी के लिए निशान बनाया जा सकता है। भाई वित्तीय डाटा हो जाएगा, है ना। पहचान चोरी के बचाव के लिए पासवर्ड का संदर्भ में एक प्रमुख सलाह क्या होगा? यानी मजबूत बनाइए। ठीक है, ठीक है, मजबूत बनाइए। जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है, मैं एग्जाम्पल बता दूँ। जैसे मान लीजिए आपका नाम हो गया, किसी का भी मैं नाम लेता हूँ, मान लीजिए शिवानी। ठीक है, SHIWANI होता है। तो इसको पासवर्ड कैसे बनाएंगे? पासवर्ड से बनाइए शिवानी @ फिर अपनी मम्मी का नाम, फिर पापा का नाम, फिर गाँव का नहीं यार ऐसा ना बनाइए, मतलब इतना तगड़ा बना लीजिए कि कोई एक बार सोच भी ना सके। ठीक है, चलिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एक्स हैंडल साइबर दोस्त का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ट्विटर जिसको बोलते हैं क्या, बताइए। इसको क्या बोलेंगे? अभी एक्स तो ट्विटर हो गया, एलन मस्क वाला मामला है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना और सुरक्षा सुझाव देना, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करें, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम का छोटा प्रतीकात्मक चिन्ह या प्रतीक जिस पर डबल क्लिक करके उसे खोला जाता है वह क्या कहलाता है? आइकन कहलाता है और क्या कहलाता है ना? आइकन कहलाता है। ठीक है, टास्क बार किसको बोलते हैं बताइए? टास्क बार, तो टास्क बार यानी कि जो विंडोज़ होता है, विंडोज़ उसमें जो स्क्रीन खुला होता है उसके जो निचले पार्ट होता है यहाँ पे, है ना, जो निचले पार्ट होता है वो जो पट्टी होती है उसमें मतलब जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे खुले हुए दिखाई देते हैं, वही टास्क बार में। ठीक है, वही टास्क बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो प्रोग्राम पे आप सीधे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे टास्क बार होता है। टूल बार किसको बोलते हैं बताइए? टूल बार
टूल बार किसको बोलते हैं? तो टूल बार यानी कि जो एप्लीकेशन विंडो होती है, जो एप्लीकेशन विंडो होती है उसके ऊपरी भाग में एक बटन, मतलब बटन या फिर आइकन बोले, उसकी पंक्ति में जो सेव करके, मतलब सेव हो गया, प्रिंट हो गया, अंडो हो गया, उस जैसे कमांडो तक जल्दी मतलब यहाँ पहुँचा देती है। कौन? टूल बार पहुँचा देती है। ठीक है। शॉर्टकट फाइल क्या होती है? शॉर्टकट फाइल यानी कि किसी भी जैसे मान लीजिए किसी भी फाइल हो गया, विंडोज हो गया, उसको एप्लीकेशन कर मतलब शॉर्टकट में पहुँचा दे। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI इसमें पूछना इंपॉर्टेंट है यार। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए यहाँ पे दिया है, हाँ, ग्राफिकल, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए आ जाता है फिर मामला। कौन सा मामला आ गया? DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मुख्य रूप से किससे संबंधित है आपको बताना है, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं। आपका जो है गिरफ्तारी तथा पुलिस हिरासत निरोध की प्रक्रिया से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए जो DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाला जो मामला है, यह मतलब एक ऐतिहासिक निर्णय था ना, ऐतिहासिक निर्णय था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया था? 1996 में दिया था। कब दिया था? 1996 दिया था। इस केस में मतलब मानवाधिकार की सुरक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? मानवाधिकार की सुरक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया था। ठीक है। इसमें मामला क्या था कि मतलब यह जो मामला था यह PIL से मतलब शुरू होता है। PIL बोले तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा गिरफ्तारी पुलिस हिरासत निरोध प्रक्रिया। तो जो ये मामला है ये आपका PIL से शुरू होता है। PIL। अगर अब आप पूछेंगे कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक, है ना, पब्लिक, और PIL आई से हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, ली से हो जाएगा लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। तो जो मामला है ये आपका PIL से शुरू होता है ना। डॉक्टर DK बसु जो थे वो मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर पुलिस हिरासत में हो रही मौतें थी उस समय, यातनाएं थी, उसके बारे में वो जानकारी देती है। ठीक है। फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट होता है इस पत्र को उसको स्वीकार कर लेता है, मतलब याचिका के रूप में इसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है। फिर अदालत क्या देखता है कि मतलब अदालत जो है फिर बाद में मतलब मृत्यु हो गया, विरक्षा हो गया, उसके जो मतलब काफ़ी सारे जो मामले हैं वो बढ़ रहे होते हैं, बंदियों का जो जीवन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो सारी चीज़ें सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को मतलब ध्यान रखते हुए मतलब देखिए अगर कोई व्यक्ति मतलब जीवन जीने का अधिकार भी होना चाहिए ना, सुरक्षित, भले ही जेल में बंद है, भले ही जेल में बंद है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने मतलब देख रहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है। फिर बाद में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस पर मतलब काफ़ी लंबी बहस चलती है, काफ़ी देर तक चलती है। जैसे मान लीजिए कि किसी की गिरफ्तारी हो जाती है, उसको मतलब चोट लग जाती है। ठीक है। फिर उन चोटों का परीक्षण भी किया जाएगा, उनका रिकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है। 48 घंटे के भीतर फिर डॉक्टर वगैरह का मतलब डॉक्टर से चेकअप वगैरह करा जाएगा, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाएगा। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब उन सब को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है। ठीक है। तो हालांकि ये मामला किस पे आएगा? गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत और निरोध की प्रक्रिया से, मतलब निरोध की प्रक्रिया में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे PIL के तहत यह जो है मामला चलता है, और PIL को आप याद रखिएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो हालांकि गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत निरोध में इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, मतलब जीवन की रक्षा का अधिकार वाला बात किया गया था। तो उसमें आर्टिकल काफ़ी फेमस आया था, आर्टिकल 21। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की बहसों में किस सदस्य ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को पावन किंतु अनावश्यक प्रावधान कहकर आलोचना की? किसने की भाई साहब? कह रहा है कि पावन है परंतु अनावश्यक प्रावधान है। नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने कहा? इसका आंसर आपको बताना है। किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर, ये तो कह ही नहीं सकते। ग्रानविल ऑस्टिन नहीं, KT शाह ने कहा था। किसने कहा था? KT शाह ने कहा था। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? यह आपका 36 से लेकर 51 तक में है। किसमें है? 36 से लेकर 51 तक में। कौन से भाग में? भाग 4 में है ना, भाग 4 में है। ठीक है। इसको नॉन जस्टिफिएबल कहा जाता है, यानी मतलब कि राज्य के लिए दिशा निर्देश है परंतु अदालत में इसको लागू नहीं करा जा सकता। ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन जस्टिफिएबल। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो ये KT शाह कौन थे? KT शाह आपके अर्थशास्त्री थे। KT शाह संविधान सभा के सदस्य थे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने जो है नीति निर्देशक की मतलब कड़ी आलोचना भी की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अच्छा, नीति निर्देशक कहाँ से आया है बताइए? आयरलैंड से आया है। आयरलैंड से आया है। निर्देशक तत्व कहाँ से आया है? आयरलैंड से आया है। निर्देशक तत्व को मतलब किसने मतलब बहुत
अच्छा गुण बताया था। किसने बताया था? अम्बेडकर जी ने बताया था। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? किसने कहा है? तो किस अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 32 से हो जाएगा। अनुच्छेद 32 हो जाएगा, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण देता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 32 किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का संरक्षण मतलब अधिकार देता है। यदि उनके मौलिक अधिकार का हनन हो तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जैसी रिट जारी कर सकता है ताकि मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय इसलिए कहा क्योंकि उनके अधिकारों का कोई अर्थ नहीं था यदि उन्हें लागू कराए जाने का उपाय ही न हो। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? आपका यह दिया गया है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में, है ना। अच्छा, मौलिक अधिकार अन्य वैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अवैध हिरासत, नज़रबंदी से व्यक्ति को तुरंत मुक्त कराना। ठीक है, विशेष अनुमति याचिका की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 136 के द्वारा। अनुच्छेद 136 के द्वारा। ठीक है, 4 क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय संविधान के संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? बताइए। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि हम सारे संविधान संशोधन आपको करवा ही देंगे, है ना, उसके लिए आप परेशान न होइए। तो ये इसका आंसर हो जाता है 42वां संविधान संशोधन, नहीं 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? कानूनी अधिकार में किया गया। कौन से अनुच्छेद में? कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 300 का ए। अनुच्छेद 300 के ए में यह कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए शुरू में संपत्ति का अधिकार जो था यह मौलिक अधिकार था, है ना। किस अनुच्छेद में था यह? अनुच्छेद 19 के 1 के एफ, अनुच्छेद 19 के 1 के एफ और अनुच्छेद 31 के तहत इसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को। बाद में इसको हटा दिया गया, बाद में हटाकर 300 के ए में कर दिया गया, विधिक अधिकार में डाल दिया गया। बात समझ रहे हैं? याद रखिएगा। निजता का अधिकार किस ऐतिहासिक निर्णय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता पाया? जो निजता का अधिकार है यह किस ऐतिहासिक निर्णय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता पाया? तो आपका जस्टिस ए.के. पुट्टुस्वामी बनाम संघ सरकार। जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी बनाम संघ सरकार 2017 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में उसको जो है निजता का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली है। निजता का अधिकार मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तृत रूप में। ठीक है, भारत में मत देने का अधिकार सामान्यतः किस प्रकार का माना जाता है? जो मत देने का अधिकार है आपका वैधानिक अधिकार माना जाता है जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत मिलता है, ना कि मौलिक अधिकार के रूप में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है आज का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो आपको देख के बताना चाहिए, सीधा सीधा दिख रहा है 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप ये सब इजी क्वेश्चन है, पता ही होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में क्या जोड़ा गया? तो वही आपका 3 शब्द जोड़ा गया, सपा। सपा बोले तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब इतना कराया जा चुका है कि आपको याद हो गया होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किसी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन अभी हम आपको पिछले पार्ट में करा चुके हैं ना, 92वां कराए थे। 91वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अनधिक होने का प्रावधान किया गया था, परंतु राज्य मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में त्वरित सुनवाई को किसके एक अंग के रूप में माना गया है? किसके एक अंग के रूप में माना गया है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में त्वरित सुनवाई को किसके एक अंग के रूप में माना गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है बताइए? अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित उसको नहीं किया जाएगा, है ना। यानी कि सालों तक जो मुकदमा है वो लटकने से विचाराधीन कैदी बिना दोष के सिद्ध हुए जेल में पड़े रहते हैं और यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा पर सीधा प्रहार है। इसलिए कोर्ट इसे 21 अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना। ठीक है,
त्वरित सुनवाई मौलिक अधिकार रूप में किस मामले में मान्यता दी गई? किस मामले में मान्यता दी जाती है? तो दी जाती है हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य, है ना। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, उपाधियों का अनुच्छेद 18 हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लाइफ का अर्थ क्या है? तो लाइफ का अर्थ वही है कि केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, है ना। याद रखिएगा, सम्मानपूर्वक यानी आदर सहित, प्रेम पूर्वक। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं। करें भारतीय संविधान को अपनाए जाने के अवसर पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में समापन भाषण किसने दिया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में समापन भाषण किसने दिया था? जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया कि यदि लोग चुनकर आएंगे तो योग्य, चरित्रवान, ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यदि चुनकर आएंगे तो कौन थे भाई साहब? स्थायी सदस्य कौन थे? किसने भाषण दिया था? राजेंद्र प्रसाद, है ना। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी। अगर अस्थायी पूछेंगे तो स्थायी पूछ रहे, देखिए अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। चलिए बाकी संविधान मतलब संविधान पे आप काफ़ी क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं ना, अंकित किया गया था। चलिए अच्छा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान किस तिथि को प्रभावित होता है, मतलब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के प्रारूप की तैयारी के लिए बनाई गई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। प्रथम राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। चलिए आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, नोटा। भारतीय चुनाव में मतदाताओं को इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव विकल्प देकर सभी प्रत्याशियों को अधिकार करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष के निर्णय से मान्यता, यानी नोटा कब आया? सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। नोटा 2013 में, है ना। 2013 में आता है, ठीक है। इसकी मतलब यह जो अधिकार है, पीपुल यूनियन फॉर, क्या बोलते हैं उसको, PUCL, पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के केस में यह दिया गया, नन ऑफ द एबव, ठीक है। नोटा विकल्प का सबसे पहले प्रयोग मतलब कहाँ पे हुआ था? तो आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटा का प्रयोग, मतलब नोटा विकल्प सबसे पहले किन राज्यों के मतलब चुनाव में होने लगा था? आपका छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसका यूज होने लगा था। नोटा विकल्प लागू होने के बाद पहली लोकसभा चुनाव कौन सी थी जिसमें यह विकल्प उपलब्ध था? लोकसभा चुनाव वही आपका हो जाएगा 2014 का लोकसभा चुनाव, ठीक है। तो भाई साहब मूल विधि संविधान के क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। मैथ के आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। तो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। इतना सपोर्ट देने के लिए शुक्रिया। और अच्छी PDF और अच्छी क्लासेज आपको चाहते रहिए तो एक मेहनत अगर अच्छा लगे, है ना, कंटेंट अच्छा लगे तो करते रहिए, है ना। बिना कहे, है ना, बिना कहे तो बनता है, एकदम धीरे से प्रेस कर दीजिए। और बहुत अच्छा लगे, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छा लगे, PDF वगैरह चाहिए तो कमेंट करते रहिए। सारी PDF सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, है ना। बट आप रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। मिलते हैं इस पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। पढ़ते रहिए, बाय।